अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल दिया था और वो वैसा वैसा सही था जैसे क्लास में किया था, तो इसलिए कोई मसला होना चाहिए तो नहीं, लेकिन अगर फिर भी किसी ने कुछ पूछना है तो वो शर्माते शर्माते पूछ ले। 10 मिलियन ओवरहॉलिंग को इन्फ्लेट नहीं करना। अच्छा, उसके अलावा बाकी सब बिल्कुल वैसी चीजें ही हैं सारी, और आपने इसमें जो पूछना है पूछें जी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के साथ ईयर 1 नहीं लिखा हुआ, सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट इनके साथ ईयर 1 लिखा हुआ है, और सेल प्राइस के साथ तो उन्होंने कह भी दिया है, नहीं नहीं नहीं, सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में ईयर 1 लिखा हुआ है। फिक्स कॉस्ट के बारे में ईयर 1 कहा नहीं है और यह भी नहीं कहा कि यह करंट है। तो अगर हम सवाल के कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा लगाएं तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर वेरिएबल कॉस्ट ईयर 1 की दी है, फिर कंटिन्यूटी में बात फिक्स कॉस्ट दे दी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी ईयर 1 ही की होगी, क्योंकि प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ईयर 1 की दी है। हां, अगर ऐसा होता कि फिक्स कॉस्ट के साथ स्पेसिफिकली लिखा होता कि ये करंट है तो फिर हम ईयर 1 से इन्फ्लेट करते, लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट इसी पॉइंट के अंदर बता दिया है ईयर 1 है और वही बात आगे बढ़ रही है कि फिक्स कॉस्ट भी इतनी होगी, तो वो भी फिर ईयर 1 की होगी। हाँ, ये भी बताया था, हाँ ये भी रीजन था। नहीं, क्या 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 कुछ ना कहो तो, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने जो बातें की थी ना, उनमें से एक बात ये थी कि अगर कैश फ्लोज के बारे में स्पेसिफिकली कहा है कि ये करंट है तो करंट है, ईयर 1 से इन्फ्लेशन करनी है। अगर उनको कह दिया कि ईयर 1 से रिलेटेड है तो फिर 2 से इन्फ्लेशन करनी है। अगर कुछ नहीं कहा, प्रोजेक्ट पहला पहला काम है और प्राइसेस फ्यूचर टेंस में बताई हुई है, तो उनको ईयर 1 की लेना। यानी ये कहा था, तब भी कहा था ईयर 1 की लेंगे और 2 से इन्फ्लेट करेंगे, ये बात की थी मैंने। अब इसमें पॉइंट 3 के अंदर वेरिएबल कॉस्ट के साथ जब वो ईयर 1 मेंशन कर रहा है, उसी से अगले सेंटेंस में फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है, तो ज्यादा तो यही है ना कि वो भी ईयर 1 ही होगा। अगर पॉइंट 4 होता तो फिर इंशाल्लाह ऐसा ना होता, लेकिन चलो फिर भी होता तो नोट लिख दें, नोट लिखने में कुछ नहीं जा रहा। आप नोट लिख दें कि हम अज्यूम कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट भी ईयर 1 की है। पेपर कंप्यूटर ने नहीं चेक करना होता, इंसान ही करेंगे। तो अगर पॉइंट 3 में वाकई एम्बिग्विटी है, यानी ये फिक्स कॉस्ट पॉइंट 4 में लिखी होती और कोई स्टूडेंट ये अज्यूम करता कि इसको चूंकि फिक्स कॉस्ट को ईयर 1 का नहीं बताया इसलिए हम ईयर 1 से इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो सही माना जाएगा वो जी। क्योंकि हमारी ना अजम्पशन होती है और उन्होंने बोल्ड करके लिखा भी हुआ है रिक्वायरमेंट से ऊपर, ऑल कैश फ्लोज वुड अराइज एट द एंड ऑफ ईयर। तो इसलिए वो सारी जो फिक्स कॉस्ट पर मंथ थी, लेकिन कैलकुलेशन की अजम्पशन ये है कि कैश वो साल के एंड पे इकट्ठा जाएगा। इसी तरह सेल सारी आखिरी दिन थोड़ी हो रही होती है, सेल तो पूरा साल होती रहती है, लेकिन कैश फ्लो की आसानी के लिए हम उसको ईयर कहते हैं। इस सवाल में और बताएं, आपका क्या सवाल है? मैंने एडजस्टमेंट लिखी थी 3, टैक्स, इन्फ्लेशन और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अच्छा, वर्किंग कैपिटल समझाने के लिए ना मैं आपको इसके 2 वर्जन बता रहा हूं, हैं दोनों सही, लेकिन आपको जो समझना आसान लगे आप रीजन वो रख लें और बाकी कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। तो मैं इसको समझाने के लिए इसके 2 वर्जन बता रहा हूं, दोनों में से जो ठीक लगे, दोनों ठीक लगे तो दोनों ही सही हैं दोनों सही। और अगर फिर भी ना समझ लगे तो कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए बस आपको, तो फिर मैं कैलकुलेशन समझा दूंगा। कैश फ्लो आपने पढ़ा होगा, FAR 1 में पढ़ा हुआ है। इनडायरेक्ट मेथड ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट किया और उसके बाद नीचे चल के कहीं वर्किंग कैपिटल चेंजेस एड लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल में आ रहा होता है डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, तो जो ऊपर पीबीटी है उसमें सेल्स एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, हमें उनको कैश फ्लो बनाना होता है। तो जो डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस लेते हैं तो वो सेल्स को कैश में कन्वर्ट कर देता है। हम अभी तक जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें पहली लाइन मैंने सेल्स लिखी होती है। जरूरी है सारी कैश सेल ही होगी? नहीं, जरूरी नहीं है, तो क्रेडिट सेल भी हो सकती है। अब अगर क्रेडिट सेल हो सकती है तो फिर कैश और सेल्स में फर्क आ जाएगा। ऊपर सेल्स ही लिखनी है क्योंकि टैक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर डेटर क्रेडिटर हुए तो कैश में कन्वर्ट करने के लिए चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी एड लेस करना पड़ेगा। तो ये वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट होती है।
दोबारा, हमने जो सेल्स, मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स अब तक लाइनें लिखी होती थी, वो हम ले कैश फ्लो रहे होते हैं, लेकिन असल में वो इनकम एक्सपेंस है, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट होना होता है। तो उनको ऐसे लिख देना बिल्कुल सही है ताकि टैक्स कैलकुलेट हो सके। लेकिन अगर कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होंगी तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स डालनी पड़ेंगी, टैक्स से पहले, टैक्स के बाद। टैक्स के बाद, क्योंकि ऊपर इनकम एक्सपेंस लिखेंगे तो सही टैक्स कैलकुलेट होगा, तो बाद में वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट डालेंगे, प्लस या माइनस दोनों हो सकती हैं, ताकि कैश फ्लो बन जाए। तो एक तो ये रीजन आप अपने लिए लिखना चाहें तो लिख लें। वर्किंग कैपिटल की एक लाइन आनी है टैक्स के बाद। क्यों आनी है उसका रीजन बता रहा हूं कि जो ऊपर इनकम एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं अगर वो क्रेडिट पे हुए तो फिर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट डालेंगे तो ही कैश फ्लोज बनेंगे, FR1 के कैश फ्लो की तरह। जिनको भी अल्फाज नहीं मिल रहे, हम लोग अब तक ये करते आ रहे हैं 0 1 2 3 4, हम यहां लिखते हैं सेल्स पॉजिटिव। अगर ये सारी कैश सेल्स हैं तो ये इनकम भी है और कैश फ्लो भी है। लेकिन अगर सारी कैश नहीं होंगी, कुछ क्रेडिट भी होंगी, तो यहां तो सेल्स ही लिखेंगे। सेल्स लिखेंगे तो ही प्रॉफिट निकलेगा और प्रॉफिट निकलेगा तो ही टैक्स कैलकुलेट होगा। लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट कर लिया तो हम लोग ये सारा जो सॉल्व कर रहे हैं एंड पे एनपीवी निकालने लगे हैं, तो एनपीवी कैश फ्लोज की होनी है ना। तो अगर ये क्रेडिट सेल्स हैं तो फिर ये कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो बनाने के लिए इसके नीचे एक वर्किंग कैपिटल की लाइन लिखनी पड़ेगी, जिसमें से किसी साल में हो सकता है माइनस हो, किसी में प्लस हो, और इस लाइन का क्या इफेक्ट निकलेगा, सेल्स को कैश में कन्वर्ट कर देगा। ये कहानी बताइए आपको। तो एक ये वर्जन है, ये भी सही है। हाँ जी, कहानी लिखी। ज्यादा सेफ कहानी यही है, आप इसको भी पक्का रख लेंगे ना तो ठीक है। एक और कहानी सुनाता हूं, वो भी सही है, यानी वो भी रीजन है। यहां मैंने मिसाल दी है इंटेंशनली डेटर क्रेडिटर की। डेटर क्रेडिटर की इंक्रीज डिक्रीज यहां लिखने से क्या हो रहा है, ऊपर वाले इनकम एक्सपेंसेस कैश फ्लो बन रहे हैं। अब जो दूसरी बात बता रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं इन्वेंट्री की। अगर बिजनेस इस नए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन शुरू करेगा तो रॉ मटेरियल का कोई मिनिमम, कुछ सेफ्टी स्टॉक, कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ना। स्टॉक लेवल्स, रीऑर्डर लेवल, हाँ, उसमें बहुत ये गहरा पॉइंट टेस्ट हुआ था। खैर चलो, अब तो रिजल्ट आने वाला है इसी टाइम में। वो प्रोबेबिलिटी वाले सवाल में एक बहुत गहरा पॉइंट था, उसमें बहुत सोचने के बाद मेरे जहन में वो क्लिक किया था। तो है क्या हुआ? हाँ, पहला ही क्वेश्चन था। अच्छा, दूसरा था डिलीट मैं यहां पर आ गया हूं। मैं आपको जो भी बता रहा था वो डेटर क्रेडिटर की बात बता रहा था। अब आपको एक और वर्जन बताता हूं इन्वेंट्री का। अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो रॉ मटेरियल के इन्वेंट्री लेवल्स भी मेंटेन रखने पड़ेंगे। पहले साल
अगर मटेरियल चाहिए हुआ हमें जैसे 10 मिलियन रुपए का पहले साल, तो हमने उस साल में सिर्फ 10 मिलियन नहीं, शायद ज्यादा का मटेरियल खरीदना होगा। क्यों? कुछ स्टोर में भी रखना पड़ेगा। अब वो जो स्टोर में रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा ओवर द पीरियड, हर वक्त स्टोर में बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो जो शुरू में मटेरियल खरीदना पड़ रहा है वो भी हमारी एक इन्वेस्टमेंट होगी, उसको भी हमें जीरो पे आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद हमें स्टोर का बैलेंस ओवर द पीरियड अगर और बढ़ाना पड़ा तो फिर वो और इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फिर पैसा आउटफ्लो हो जाएगा। और अगर पिछला वाला बैलेंस कम करना पड़ा तो एक्चुअली पैसे नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ऊपर हम चूंकि पूरी फिगर लिख चुके होंगे, यानी जितना इस्तेमाल है उस पूरे को आउटफ्लो दिखा दिया होगा, हालांकि कुछ तो स्टोर से निकाल के यूज किया होगा, तो फिर हमें उसको इनफ्लो दिखाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, हमें इन्वेंट्री का बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है, वो भी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। उसमें अगर इंक्रीज करना है तो उसको कैश आउटफ्लो दिखाना होगा, और अगर वो कम हो रहा है तो उसको कैश इनफ्लो दिखाना होगा। तो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट भी वर्किंग कैपिटल की एक मिसाल है। दोबारा, वर्किंग कैपिटल की प्रेजेंटेशन क्या है? एक लाइन आनी है। कहां आनी है? टैक्स के बाद। रीजन दो हैं, डेटर क्रेडिटर भी रीजन हो सकती है, ऊपर लिखे हुए इनकम एक्सपेंसेस, डेटर क्रेडिटर की लाइन उनको कैश में कन्वर्ट कर रही है। दूसरी रीजन, हमें सर्टेन लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज मेंटेन करने पड़ सकते हैं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, प्लांट नहीं, इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट। और पैसा लगाना होगा तो उसको आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा, इन्वेंट्री बैलेंस कम हो जाएगा तो उसको इनफ्लो दिखाना पड़ेगा। तो ये इन्वेंट्री का लेवल मेंटेन करना भी एक रीजन है। तो वर्किंग कैपिटल के मैंने आपको दो रीजन बता दिए, एक डेटर क्रेडिटर वाला और एक इन्वेंट्री वाला। हाँ जी, दोनों कहानियां लिख ली। जिनको अभी भी अल्फाज नहीं मिल रहे, वर्किंग कैपिटल की एक लाइन आएगी यहां टैक्स के बाद, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। उसके दो रीजन हैं। एक रीजन ये है कि ऊपर इनकम एक्सपेंस लिखा होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से डेटर क्रेडिटर हो सकते हैं। तो जैसे IAS 7 में वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिखाते थे, ये वही चीज है ताकि कैश बन जाए। दूसरा वर्जन, हमें स्टॉक के लेवल मेंटेन करने पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा जेब से जाएगा स्टॉक लाके रखने के लिए, तो वो भी यहां पर आउटफ्लो आएगा। और इनफ्लो क्यों आएगा? अगर स्टॉक बैलेंस कम है तो उसको इनफ्लो शो करेंगे। तो ये दो रीजन हैं, दोनों ही रीजन सही हैं। अब अगला मसला कि ये लाइन सवाल में कैलकुलेट करनी कैसे है, तो मैं आपको ना मिसालों से समझाता हूं, और जब सारी मिसालों से समझा दूंगा तो फिर कुछ समरी पॉइंट्स बना के दिख लेंगे। मतलब बजाय से कि मैं पहले आपको पॉइंट्स बताऊं, पहले आपको मिसालें सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर एंड पे समरी पॉइंट्स बनाएंगे। सवाल लिखें। प्रोजेक्ट की लाइफ 4 years। अच्छा, मैं ना कोई 4 शायद 5-6 एग्जांपल्स कराऊंगा और एक दूसरे का रेफरेंस भी यूज कर सकता हूं, तो इस चीज को एग्जांपल 1 कह दें। प्रोजेक्ट की लाइफ 4 years। इनिशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, इनिशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 60,000, 60,000 रुपए। इट विल बी मेंटेन्ड, और अगर ये मैं सेंटेंस ना भी लिखाऊं और यहीं पर फुल स्टॉप लग जाए तो अंडरस्टूड है जो अगली बात बताने लगा हूं। इट विल बी मेंटेन्ड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ, इट विल बी मेंटेन्ड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ। अगर ये सेंटेंस ना भी बताता ना और सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताता तो अंडरस्टूड था ये वाला सेंटेंस। मुझसे रिक्वायर्ड है कैश फ्लोज में वर्किंग कैपिटल की लाइन कैसे शो होगी, ये मुझसे रिक्वायर्ड।
वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज इनकम स्टेटमेंट आइटम है कि बैलेंस शीट आइटम है? बैलेंस शीट आइटम है, शाबाश सही है, बैलेंस शीट आइटम है। फॉर द ईयर चीज है कि एज एट चीज है? एसेट्स और लायबिलिटीज फॉर द ईयर चीज होती है कि एज एट? इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ये बैलेंस शीट आइटम है तो एज एट। तो जो सवाल में वर्किंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन है जनरली वो बैलेंस की फिगर होगी, यानी हमें जीरो पे वर्किंग कैपिटल में 60,000 का बैलेंस चाहिए। अगले साल भी ये बैलेंस 60,000 ही होना चाहिए, उससे अगले साल भी 60,000 होना चाहिए, उससे अगले साल भी 60,000 होना चाहिए, और प्रोजेक्ट खत्म, फैक्ट्री बंद, दुकान बंद, जीरो। 4 साल लाइफ रख रहे हैं तो इसका मतलब 4 साल बाद सब खत्म है। क्या वाकई फैक्ट्री बंद हो जाएगी? नहीं, फिर नया प्लांट आएगा, फिर नए सिरे से खानी शुरू होगी। लेकिन एक साइकिल को हम ऐसे ही देख रहे हैं कि एंड पे बस दुकान बंद। हमें शुरू में 60,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल चाहिए, शुरू में जीरो, तो कैश फ्लो हमारी जेब से 60,000 रुपए जाएंगे। अगले साल इतना ही रहने देंगे, मजीद पैसा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, और एंड पे इनफ्लो आ जाएगा। ये वर्किंग कैपिटल का सादा तरीन सवाल है। क्वेश्चन में अगर वर्किंग कैपिटल आ जाए तो इससे सिंपल नहीं हो सकता कि वर्किंग कैपिटल की इनिशियल अमाउंट बताई हो और उसके बाद कुछ नहीं कहा, तो जीरो के ऊपर आउटफ्लो और एंड के अंदर इनफ्लो। ये वर्किंग कैपिटल का सादा तरीन सवाल है, जिसमें अगर आप ये ना भी लिखते, बस 60,000 को यहां आउटफ्लो और वहां इनफ्लो दिखाते। इनफ्लो क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा, एग्जाम्पल 2 में बताता हूं। किसका? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये जो मैंने कहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टॉक, अभी जो स्टॉक वाली बात बता रहा था, हमें जीरो पे इतना स्टॉक लेके रखना पड़ेगा। सवालों में ना दोनों, मतलब आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी होगी, जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक वाला है कि डेटर क्रेडिटर वाला है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। मैं तो आपको वैसे कॉन्सेप्ट बताने के लिए कह रहा हूं कि या तो ये डेटर क्रेडिटर होगा या ये स्टॉक वाला होगा, दोनों भी मिक्स हो सकते हैं। दोनों के रीजन बताएं आपको। सवाल वाला इनमें से क्या चेक कर रहा है, डेटर क्रेडिटर कर रहा है या स्टॉक वाला कर रहा है, वो जरूरत भी नहीं है जानने की। उसने कैलकुलेशन के जो भी तरीके बताए होंगे, हमने सिर्फ उसको यूज करना होगा। तो इसमें चूंकि मैंने कहा एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये इन्वेंट्री वाला है, तो शुरू में हमें 60,000 रुपए का मटेरियल लाना पड़ेगा, कैश आउटफ्लो, और एंड पे इनफ्लो क्यों दिखाया है ये मैं आपको अभी एग्जांपल 2 से दोबारा समझा देता हूं। एग्जांपल 2 लिखें। अच्छा, वो एमएफए वाला आ गया हुआ है नया एडिशन, तो जो मैंने कहा था बुक लेने को, तो नया वाला आ गया हुआ है। अगर किसी ने शुरू मतलब अभी हफ्ता 10 दिन पहले पुराना खरीद लिया हुआ था तो वो चेंज कराया जाके। हाँ, अगर किसी के बड़े भाई ने पिछले साल खरीदा था और वो चेंज कराना है, वो नहीं कराना चेंज अभी, अगर है। एग्जाम्पल 2, प्रोजेक्ट लाइफ 4 साल, वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड एज फॉलोज। वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड एज फॉलोज। स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 40,000, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 56,000, स्टार्ट ऑफ ईयर 3 60,000, और स्टार्ट ऑफ ईयर 4 45,000। मुझसे रिक्वायर्ड है ये वाली लाइन। वर्किंग कैपिटल का बैलेंस और कैश फ्लो। स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना बैलेंस चाहिए? 40,000। फिर ये बढ़ा के 56 तक पहुंचाना है, फिर ये 60 तक पहुंचाना है, फिर ये 45 तक लाना है, और बस दुकान बंद। ये मैंने 3 के सामने क्यों लिख दिया? क्योंकि स्टार्ट ऑफ ईयर 4 है, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और कैश फ्लो 40,000 आउटफ्लो, फिर बढ़ा के 16 और आउटफ्लो, फिर 4 और, फिर 15 इनफ्लो, और फिर 45 इनफ्लो। अच्छा, इसको इनफ्लो इसलिए दिखा रहे हैं, ये हमारा वो मेन कैश फ्लो वाला टैक्स की लाइन के नीचे 40 आउटफ्लो, 16 आउटफ्लो, 4 आउटफ्लो,
15 आउटफ्लो, 45 आउटफ्लो। तीसरे साल में हमने ऊपर सेल्स, मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स में कितना मटेरियल आउटफ्लो दिखाया होगा, जितने यूनिट्स बने उनका। ये बात अगर ना समझ आए कोई मसला नहीं है, बस दिखाना है इनफ्लो। तीसरे साल में अब तक जितने भी सवाल कर रहे हैं, हम ऊपर यूनिट्स लिखते हैं या अलग से दिए होते हैं, और उनकी ही सेल, उन्हीं की कॉस्ट ऑफ सेल, उन्हीं की वेरिएबल सब निकालते हैं। तो हमने ऊपर मटेरियल की लाइन में मटेरियल का आउटफ्लो दिखाया होगा, कितने, जितने यूनिट्स बने होंगे। लेकिन स्टोर में बैलेंस कम होने का मतलब है कि हमने कुछ स्टोर वाला भी यूज किया होगा, सारा ही नहीं खरीद के लाए होंगे। देखें, अगर इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो रहा है तो क्या चोर लेके जा रहे हैं, यूज हो रहा है ना। तो हमने ऊपर तीसरे साल में सारा मटेरियल आउटफ्लो दिखाया होगा, जबकि असल में तो कुछ स्टोर से उठा के इस्तेमाल हुआ होगा। तो जितना स्टोर से उठा के इस्तेमाल हुआ होगा, नीचे फिर हम वो इनफ्लो दिखा रहे हैं। ऊपर मटेरियल सारा आउटफ्लो दिखा दिया होगा, तो उसकी वजह से हमें फिर नीचे इसको इनफ्लो दिखाना पड़ा। इसी तरह आखिरी साल में जितना मटेरियल चाहिए सारा ही खरीदा होगा हमने, नहीं स्टोर वाला यूज किया होगा, तो ऊपर हमने सारा आउटफ्लो दिखा दिया होगा, इसलिए फिर इसको इनफ्लो दिखाना पड़ा। ये एग्जांपल 2 जी। तो टाइम 1 बनाना, ईयर 1 का स्टार्ट किधर गया, स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। हाँ जी, एग्जांपल 2 नोटेड कर लें, नोट कर लें। हैं ऐसी कैसी, यानी ये भी 60 और ये भी 60। अरे जब हमने इवेंचुअली 0 कर देना है तो इस सब का सम 0 ही होगा। तीसरी एग्जांपल लिखें, हाँ जी, जो भी कहानियां लिख रहे थे लिख ली। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 1 दोबारा करें। एग्जाम्पल 3 ये है कि एग्जाम्पल 1 दोबारा करें, अगर एप्लीकेबल इन्फ्लेशन रेट 10% है तो। एग्जाम्पल 1 दोबारा करनी है, अगर वर्किंग कैपिटल का इन्फ्लेशन रेट 10% है। अब तक के सवालों से ये तो सीख लिया कि जब सवाल में इन्फ्लेशन होती है, अच्छा वो जब आपको IRR पढ़ाऊंगा ना, तो मैंने आपको इन्फ्लेशन 2 चीजों पे इफेक्ट बताया था, एक कैश फ्लो और एक डिस्काउंट रेट। और डिस्काउंट रेट के बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक। तो वो जब IRR पढ़ाऊंगा तो IRR से पहले मैं आपको NPV की कुछ कॉन्सेप्चुअल लॉजिक्स बताऊंगा, तब करूंगा डिस्काउंट रेट के बाद। क्या कह रहा था मैं, हाँ, अब तक सवालों में जहां भी इन्फ्लेशन आ रही थी तो इतना तो नजर आ रहा था कि हमने कैश फ्लोज में फिर इन्फ्लेशन डालनी है, तो वर्किंग कैपिटल में भी इन्फ्लेशन आ गई। तो फिर अब हम ये करेंगे कि ये वाला 60 तो 60 ही है, लेकिन इस 60 को 66 करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें सवाल में नॉमिनल फिगर्स बनानी पड़ेंगी। इस वाले 60 को 70, इस वाले 60 को 79, ये करना पड़ेगा। तो अगर सवाल में इन्फ्लेशन आ गई तो ये जो 2 वैरायटी हैं इसमें सेम था, इसमें चेंज हो रहा था। तो अगर सवाल में इन्फ्लेशन आ गई तो हमें ये वाली फिगर्स फिर नॉमिनल निकालनी पड़ेंगी। तो इसमें 60,000 का आउटफ्लो, 6,000 का आउटफ्लो, 66 का आउटफ्लो, 7, तो इन्फ्लेशन मिक्स हो गई तो फिर ये हो जाएगा।
वो नोटेड। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 3 दोबारा करें, एग्जाम्पल 2 दोबारा करें। एग्जाम्पल 2, अगर एप्लीकेबल इन्फ्लेशन रेट 10% है तो अब 56 की बजाय 10% पावर 1 इन्फ्लेट हो जाएगा 61। 60,000 की बजाय पावर 2 इन्फ्लेट हो जाएगा 72। 45,000 की जगह पावर 3 इन्फ्लेट हो जाएगा 59। तो इन 4 मिसालों से कंक्लूजन अभी तक यह है कि हमें सवाल में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके मुताबिक वर्किंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करना है और उसमें चेंज को कैश फ्लो दिखाना है। जी जी हाँ, इन्वेंट्री लेवल कह सकते हैं उनको। हाँ, तो अगले साल स्टॉक और बढ़ाना पड़ सकता है। ये वाला हम लोगों ने जो पहली बार स्टॉक खरीदा होगा उसको हमने स्टोर में रख दिया और फिर 4 साल तक वहीं पड़ा गलता सड़ता रहेगा। हमने 60,000 रुपए का खरीद लिया, अब वही 4 साल तक पड़ा रहेगा, वहीं यूज कर लेंगे, फिर दोबारा खरीद के स्टोर में लाएंगे। स्टोर में और भी तो लाना पड़ेगा ना। तो हाँ, अच्छा, ये जो हम इसमें इन्फ्लेशन डाल रहे हैं ना, मैं आपको कभी समझाने के लिए स्टॉक बोल रहा हूँ, कभी डेटर क्रेडिटर बोल रहा हूँ, ये मिक्सचर भी हो सकता है। तो इसलिए आप अगर एग्जैक्ट टैली कर रहे हैं रिकंसिलिएशन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले ये वाला मतलब फाइफो टाइप के पहले वो वाला इस्तेमाल होगा फिर महंगा वाला बचा रह जाएगा, तो नहीं, ऐसे रिकंसाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग इसमें इन्फ्लेशन कॉन्सेप्चुअली भी डाल रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ कैश फ्लोस के अंदर कुछ हवाई चीजें नहीं ले रहे होते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आना था नहीं आ सकेगा उसको आउटफ्लो दिखाते हैं ना, क्या असल में वो होता है? एक खर्चा होना था बच जाएगा उसको इनफ्लो दिखाते हैं ना, क्या असल में को पैसे दे रहा होता है हमें? तो इसमें हमें कुछ हवाई चीजें भी डालनी पड़ रही होती हैं। तो ये जो वर्किंग कैपिटल में इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट है इसको आप एग्जैक्ट रिकंसाइल नहीं कर सकेंगे। इसको ईयर 1 में 66,000 देने का रीजन ये है कि हम कह रहे हैं कि वो जो 60,000 रुपए का स्टॉक हमने फंसा के रखा था ईयर 1 में अब वो 66,000 की चीज बन गई है। हम जो पैसा फंसा बैठे हुए हैं इफेक्टिवली हमने 66,000 की चीज का पैसा फंसा दिया हुआ है। तो ये ख्याली चीज भी है। आप इसको कर रही हैं टैली फाइफो लगा के कि पहले वो पुराना वाला इस्तेमाल होगा फिर नया वाला आएगा, तो ये उस तरह टैली नहीं होना। इसमें इन्फ्लेशन कुछ हवाई रीजन की वजह से भी डाली जा रही है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह डालते हैं, ये वो रीजन भी है इसमें इन्फ्लेशन डालने की। इंटरेस्ट नहीं, उसमें भी तो सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स महंगी हो रही होंगी ना, तो डेटर क्रेडिट भी महंगे वाले बन रहे होंगे। अच्छा चलिए देता हूं जवाब। अच्छा, ये जो वर्किंग कैपिटल है ना बेटे, ये बाकी लोग भी सुने, एंड बात ये करना तो ऐसे ही है, लेकिन चले उससे पीछे की बात। मैंने आपको इसमें इन्वेंट्री की मिसाल भी दी है, मैंने इसमें डेटर क्रेडिटर की बात भी की है। हम ना कोई वाकई कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे जिसमें बीडी प्लस इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज मस्ट बी इक्वल टू सीडी, ऐसा नहीं हो रहा ना। यहां पर कोई इन्वेंट्री की रिकंसिलिएशन बन रही है कि नहीं, बजटिंग एमएफए में, हाँ एमएफए में बजटिंग एक टॉपिक आना है, वहां पर ये आएगा बिल्कुल कि पहले सस्ता वाला रॉ मटेरियल पड़ा था पहले वो इस्तेमाल होगा फिर नया खरीदा जाएगा, वो वाकई इनकम स्टेटमेंट की चीज है। यहां पर हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में कुछ ख्याली बातें भी कर रहे होते हैं। हम लोग कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो उनको भी ले रहे होते हैं जो असल में इनफ्लो आउटफ्लो होगा,
और हम कुछ ख्याली चीजों को भी इनफ्लो आउटफ्लो ले रहे होते हैं कि एक इनफ्लो होना था, नहीं हो सकेगा, उसको हम दिखा देते हैं ना आउटफ्लो। क्या असल में वो किसी को पैसे दे रहे होते हैं? एक आउटफ्लो होना था, बच जाएगा, उसको इनफ्लो दिखाते हैं। क्या हमें पैसे मिल रहे होते हैं? मकसद सिर्फ यह होता है कि हमें इस डिसीजन के अंदर सारे फायदे नुकसान कवर कर लेने चाहिए। तो सारे फायदे नुकसान कवर करने के लिए उन दो हवाई चीजों को भी कैश फ्लो दिखाते हैं। कौन सी दो हवाई चीजें? जो आना था नहीं आएगा, जाना था नहीं जाएगा। असल में वो कैश फ्लो नहीं होगा, लेकिन फायदे नुकसान कवर हो जाए, पूरी पिक्चर नजर आ जाए, इसलिए इनको डालते हैं। तो वर्किंग कैपिटल की वर्किंग्स में इन्फ्लेशन डालना भी एक हवाई एडजस्टमेंट है, न्यूमेरिकल रिकंसिलिएशन नहीं है। मैं जो अभी आपको एग्जाम्पल 2 में बता रहा था कि ईयर 3 में ऊपर सारा मटेरियल आउटफ्लो दिखाया होगा, जबकि हुआ तो थोड़ा सा मटेरियल स्टॉक वाला इस्तेमाल होगा, तो हमें नीचे 15,000 का इनफ्लो दिखाना पड़ेगा। चूंकि इस सवाल में इन्फ्लेशन नहीं थी ना, तो मैं आपको रिकंसाइल करने की भी बात समझा रहा था। मैंने इनकी अपने पास रिकंसिलेशन भी बना के रखी हुई है। अगर इन्फ्लेशन ना हो तो ये पूरा पूरा टैली करेगा, लेकिन अगर सवाल में इन्फ्लेशन है तो फिर ये टैली इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक हवाई चीज इन्फ्लेशन डाली जा रही है। हमने 60,000 रुपए का मटेरियल शुरू में, अच्छा अगर डिस्कशन किसी को बेकार लग रही तो करना ऐसे ही है, ठीक है। हमने शुरू में 60,000 रुपए का स्टॉक स्टोर में रख लिया लाके, और चलो मान लो वो खराब होने वाला नहीं है, तो उसको 4 साल भी संभाल के रखा जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो असल कैश फ्लो सिर्फ 60,000 होगा, उसके बाद दोबारा नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी हम अपनी इन कैलकुलेशंस में इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि ईयर 1 में भी वही चीजें पड़े रहना, इफेक्टिवली 66,000 रुपए खर्च कर देना है, क्योंकि इन्फ्लेशन आती जा रही है। ईयर 3 में भी वही चीजें पड़े रहना, 60 की बजाय इफेक्टिवली इतने रुपए खर्च कर देना है। तो हम लोग वर्किंग कैपिटल में हवाई इन्फ्लेशन डाल रहे हैं, ये रिकंसाइल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ये इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट जैसे एक हवाई एडजस्टमेंट है, ताकि हम पूरी पिक्चर कवर करके एंड फायदा नुकसान देख सकें। तो इसलिए आप वर्किंग कैपिटल में इन्फ्लेशन डालने के बाद उसको टैली करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ऊपर से गया तो जाने दें, करना तो ऐसे ही। चौथा सवाल ये कितना? 11 1270 895। चाची तो यही नहीं किया? यही किया यार। यहां मैंने पहले 60,000 लिखा हुआ था, तो उसको पावर 2 इन्फ्लेट किया है, 45,000 को पावर 3 इन्फ्लेट किया है। अगला सवाल लिखें, बस आखिरी 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 सवाल। वर्किंग कैपिटल बस डन। एग्जाम्पल 3 दोबारा करें। एग्जाम्पल 5 ये है कि एग्जाम्पल 3 दोबारा करें है। इफ ओनली 60% will be realized at end of project. If only 60% will be realized at end of project. अच्छा, अब करना क्या है? ये है ना, एग्जाम्पल 3 है ना, ये वर्किंग तो आप ऐसे ही करेंगे, ये फिगर्स ऐसे ही होंगी, चेंज कैश फ्लो ऐसे ही होगा, एंड पे 0 ही होगा। लेकिन जब आप इसको यहां लिखेंगे तो आखिर में जो मैंने 79,860 लिखना था, आप 79 नहीं लिखेंगे, 860, इसका 60% लिखेंगे, 47,916। तो बाकी 40% फिर इन्वेंट्री हो सकता है गल सड़ जाए, सिर्फ 60% रिकवर हो पाएगा ना। तो टैक्स की वर्किंग में ये एज एन एक्सपेंस शो होगा। किस साल में? चौथे साल में। कितना? इसका बाकी 40%। तो अगर एंड पे फुल रिकवरी नहीं हो पाएगी तो जितनी रिकवरी होनी है वो कैश फ्लो में आएगा, और जो रिकवरी नहीं होगी वो आखिरी साल में टैक्स की वर्किंग में एक लॉस के तौर पे आएगा। तो एग्जांपल 5 ये नोट करें, लेकिन साथ ये बात देखिए क्योंकि मैं टैक्स की वर्किंग थोड़ी प्रेजेंट कर रहा हूं कि चौथे साल में 79,860 का कितना बना? 944। ये टैक्स की वर्किंग में आएगा।
क्योंकि हमारा एक एसेट होगा, वो डूब जाएगा, पैसा डूब जाएगा। अरे लॉस ऑन डिस्पोजल, ये लॉस ऑन डिस्पोजल टाइप चीज हो गई ना। हमारी बुक्स में इतनी बुक वैल्यू का स्टॉक होगा, लेकिन जब बिकेगा तो पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, तो लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। तो इसलिए ये टैक्स में एक लॉस के तौर पे आएगा। राइट ऑफ कह लें, बैड डेट राइट ऑफ, इन्वेंट्री राइट ऑफ, तो ये एक्सपेंस माना जाएगा। चलें जी, एक सवाल तो आप होमवर्क कर ही देंगे, और चूंकि छुट्टी है तो फिर 2 भी कर सकते हैं अगर आप। अच्छा, एक कर दें, एक सवाल होमवर्क। यस सर। अल्लाह करे जो होमवर्क है वो पास हो जाए। सवाल करते हैं आप, एक छोटा सा सवाल है, ऑटम 16। ऑटम 16 किधर गया? ये है जी वो जो नोट्स की फाइल दी हुई है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 ऑटम 16 है, ट्रॉपिकल जूसेस के नाम से। उन नोट्स में क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रॉपिकल जूसेस, ऑटम 16 अटेम्प्ट बनती है ये होमवर्क है, करिएगा। और अगर अच्छे बच्चे एक और होमवर्क जानना चाह रहे हैं तो चलें, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।